तो गाइस, अगर आप भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न ऐसे फाइल करना चाहते हैं ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई भी नोटिस कभी भी इशू ना हो, तो ये वीडियो केवल आपके लिए ही है। आईटीआर फाइल करते वक्त मोस्टली लोग ऐसी कौन सी बड़ी गलती कर देते हैं ताकि उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस इशू हो जाता है और बाद में उनको बियर करना पड़ता है इंटरेस्ट एक्सेट्रा। तो गाइस, ऐसी गलती आप बिल्कुल भी ना करना। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कैसे आपको इन बातों का ध्यान रखना है। इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा आईटीआर 1 आपको कैसे फाइल करनी है, कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा उसके अंदर A to Z। और गाइस, इसके साथ साथ केवल आप लोगों के लिए इस वीडियो के लास्ट में आप सभी के लिए एक टॉप की इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूंगा ताकि वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। तो वीडियो को कंप्लीट देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, ऑडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सो गाइस, हमेशा की तरह आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके इस अपने यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आईटीआर फाइल करने से पहले आप लोग ये जरूर जान लें कि आपके इनकम सोर्सेज के अकॉर्डिंग आपको कौन सा आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करना है। तो गाइस, आईटीआर फॉर्म कई तरीके के हैं आपके पास, टोटल 7 टाइप्स के आईटीआर फॉर्म्स है। आईटीआर 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें से मेन इंडिविजुअल के लिए जो होता है आईटीआर 1 to 4 होता है। तो आईटीआर 1 या 1 to 4 में से 3 2 और 4 और 1 इनमें से कौन सी आईटीआर आपको फाइल करनी है, ये चीज आपके इनकम सोर्सेज से डिसाइड होती है। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखी है, आप चाहें तो वहां जाके देख सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि इस प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा आईटीआर फाइल करने का। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल रहेगा, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं आपको कौन सी आईटीआर आपके इनकम सोर्सेज के अकॉर्डिंग फाइल करनी है, ताकि कोई भी आपको फ्यूचर में कोई भी डिफेक्टेड आईटीआर आप जो है फाइल ना करें और कोई भी नोटिस आपको इशू ना हो। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो मोस्टली जो है 90% लोग अपनी आईटीआर 1 फाइल करते हैं क्योंकि उनके जो सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं वो सैलरी से होते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एक्सेट्रा, एक हाउस प्रॉपर्टी से उनकी रेंटल इनकम आती है, तो वो आईटीआर 1 ही फाइल करते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताऊंगा कि आईटीआर 1 आपको कैसे फाइल करनी है बिल्कुल सही तरीके से, और आईटीआर 2 3 4 आप अगर फाइल करना चाहते हैं आपके सोर्सेज इनकम सोर्सेज के अकॉर्डिंग आपको वो आईटीआर फाइल करनी चाहिए, तो उसका प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहता है। आप वीडियो कंप्लीट देखिए ताकि आपको ओवरव्यू मिल जाएगी कैसे आपको आईटीआर फाइल करनी होती है। और आईटीआर 1 जो फाइलर है ये वो केवल इस वीडियो को कंप्लीट देखना ताकि आपको कोई भी नोटिस इशू ना हो। सो गाइस, आईटीआर 1 फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको आ जाना है इनकम टैक्स पोर्टल पे, ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट रहता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, आपको इनकम टैक्स रिटर्न एक्सेट्रा आपको फाइल करनी होती है। ओके, तो यहाँ पे आप पहली बार आए हैं तो यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना। यहाँ पे आप पैन नंबर एडिशनल कंटिन्यू पैन नंबर डालने के बाद कंटिन्यू प्रेस करेंगे, एडिशनल डिटेल्स डालेंगे। ओके, तो उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, यूजर नेम और पासवर्ड आप क्रिएट कर लेंगे। यूजर नेम आपका पैन नंबर ही रहता है। ओके, तो ये क्रिएट करने के बाद आप अपने लॉगिन पोर्टल पे वापस आ जाएंगे, यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे और लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप जो है लॉगिन कर लेंगे। ओके, तो अपना यूजर नेम जो कि आपका पैन नंबर होता है फीड करने के बाद आप कंटिन्यू प्रेस करके इसको लॉगिन कर लेंगे। तो हम जो है लॉगिन कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं लॉगिन करने के बाद आप जो है ई फाइल पे क्लिक करेंगे। ई फाइल पे क्लिक करने के बाद आप इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं काफी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। आईटीआर फाइल करने के लिए आपको ई फाइल पे क्लिक करना है, देन इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है, देन फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, जो आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप असेसमेंट ईयर किस असेसमेंट ईयर के लिए फाइल करना चाहते हैं, क्योंकि आपका फाइनेंशियल ईयर 22-23 रहता है, उसका AY जो रहता है आपका 23-24 रहता है। तो करंट ईयर की फाइल करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे फर्स्ट ऑप्शन पे, और ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो ऑनलाइन ज़्यादा इजी कन्वीनियंट मेथड है फाइल करने का, जो कि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने प्रोवाइड कर रखा है। ऑनलाइन के थ्रू भी आप फीड कर सकते हैं, ऑफलाइन के थ्रू भी कर सकते हैं। आपको मैनुअल एक्सेल यूटिलिटी टूल डाउनलोड करनी है, उसके बाद जेएसएन क्रिएट करके अपलोड करके आप जो है फाइल कर सकते हैं इजीली। ओके, यहाँ पे ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप जो है कंटिन्यू प्रेस कर देंगे। यहाँ पे आप स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करेंगे। ये ऑलरेडी जो है ड्राफ्ट में सेव ऑलरेडी हो रखा है, लेकिन हम जो है आईटीआर 1 फाइल करना आपको सिखा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका एक डिफरेंट इंटरफेस ओपन होगा, जहाँ की आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस है या फिर आपके पास पैन नंबर जो है वो इंडिविजुअल का है, एचयूएफ का है या अदर्स का है। तो इंडिविजुअल आप फाइल कर रहे हैं, एचयूएफ के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लीजिएगा आप अपने अकॉर्डिंग। ओके, मोस्टली इसमें इंडिविजुअल ही रहता है। एचयूएफ है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर आपने रजिस्ट्रेशन ले रखा है अपने पैन नंबर का, तो यहाँ पे एचयूएफ सेलेक्ट कर सकते हैं, बाकी अदर्स कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल पे क्लिक करने के बाद आप कंटिन्यू में प्रेस करेंगे। यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे आप कौन सी आईटीआर फॉर्म फाइल करना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया आईटीआर फॉर्म जो होते हैं 7 होती है, ओके, जो कि बाद में आके चेंज हो जाएगी ये, लेकिन आप जो है अभी आईटीआर 1 फाइल करने हैं। आईटीआर 1 पे क्लिक करेंगे और प्रोसीड विद आईटीआर 1 पे आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्टेड टू फाइल आईटीआर क्लिक करेंगे और कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो गाइस, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप आईटीआर अपनी क्यों फाइल कर रहे हैं। यहाँ पे आपको रीजंस बताने हैं अपने अकॉर्डिंग। सबसे पहला रीजन है कि आपकी टैक्सेबल इनकम जो है वो एग्जेम्प्ट इनकम लिमिट के अबव है, क्योंकि एग्जेम्पशन इनकम लिमिट जो होती है 2.5 लाख तक आपका एग्जेम्प्ट रहता है, कोई टैक्स चार्ज नहीं होता। अगर 2.5 लाख के ऊपर आपकी इनकम है तो यहाँ पे फर्स्ट रीजन आप क्लिक कर सकते हैं आईटीआर फाइल करने का। बाकी इन 3 रीजन में से कोई रीजन है आपका आईटीआर फाइल करने का, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। 2 लाख से अब आपने फॉरेन कंट्री ट्रैवल पे जो है खर्च करा हुआ है, या 1 लाख से ज़्यादा का आपने जो इलेक्ट्रिक बिल पे करा हुआ है, एनी अदर। ओके, बाकी कोई इसमें से कोई रीजन नहीं है आपका, तो अदर पे क्लिक करके उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे हम टैक्सेबल इनकम जो है मोर देन एग्जेम्पशन लिमिट पे क्लिक करके आगे कंटिन्यू प्रेस करेंगे। यहाँ पे कंटिन्यू प्रेस करने के बाद एक डिफरेंट इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आपसे पर्टिकुलर डिटेल्स पूछी जाएगी आपसे कि आपके किस हेड में क्या इनकम है, टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन आप क्या क्लेम कर रहे हैं, टैक्स पेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 5 टैब दिख रहे होंगे गाइस। यहाँ पे आपको 5 टैब दिख रहे होंगे, 1 टैब 2 टैब 3 टैब 4 टैब 5 टैब। ओके, बाकी कोई इसमें से कोई रीजन नहीं है आपका, अदर पे क्लिक करके आगे कंटिन्यू प्रेस करेंगे। यहाँ पे कंटिन्यू प्रेस करने के बाद एक डिफरेंट इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आपसे पर्टिकुलर डिटेल्स पूछी जाएगी आपसे कि आपके किस हेड में क्या इनकम है, टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन आप क्या क्लेम कर रहे हैं, टैक्स पेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 5 टैब दिख रहे होंगे गाइस।
इन पांचों टैब में आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल करवा रखे हैं और डिफरेंट आपको इन्फॉर्मेशन इनमें फीड करनी है। जो आपका फर्स्ट टैब देख सकते हैं, ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन की हेडिंग है। यहाँ पे आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कंफर्म करनी है जो कि आपने इनकम टैक्स पोर्टल पे ऑलरेडी दे रखा है। सेकंड में आप टोटल इनकम के बारे में इन्फॉर्मेशन फीड करेंगे अपनी। इसके बाद आप जो टोटल डिडक्शंस होती हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको जो है डिडक्शंस क्लेम करने के लिए अवेलेबल करवा रखा था कि आपका जो टैक्स है वो कम हो जाए और बहुत ज़्यादा आप जो इन्वेस्ट करते हैं या कुछ खर्च करते हैं तो उस इनकम पे कोई भी आपका जो है टैक्स नहीं लगता और आपको छूट मिल जाती है। तो यहाँ पे डिडक्शंस में डाल के आपसे प्रोसीड कर सकते हैं और टोटल आपने कितना टैक्स पे करा हुआ है ऑलरेडी और कितना कैलकुलेट होता है, यहाँ पे टैक्स लाइए और टोटल टैक्स लाइबिलिटी आप पे कितनी बन रही है तो यहाँ पे आपको बताएगा। तो हम वन बाय वन एक एक टैब ओपन करके देखेंगे और इन्फॉर्मेशन फीड करेंगे उसके अकॉर्डिंग। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ आने से पहले आप जो है अपना 26 ES और AIS जरूर ओपन कर लें। अगर आप फॉर्म 16 आपके पास है तो फॉर्म 16 आप जो है ओपन करके रख लें या उसकी प्रिंट निकाल के अपने पास रख लें। तो AIS और 26 AS क्या होता है गाइस? AIS होता है आपका एनुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम। जो भी आप अपने पैन पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हो या कोई आपका TDS डिडक्ट करता है, आपके पैन नंबर पे सबमिट करता है तो आपके इनकम टैक्स पोर्टल पे वो आ जाता है। तो आपको कहाँ शो करेगा? वो 26 AS के अंदर शो करता है। 26 AS जरूर डाउनलोड कर लें, उसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन शो होती है आप देख लें कि किसने आपका कितना TDS डिडक्ट करा हुआ है और उस इन्फॉर्मेशन को इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फीड करनी होती है। और AIS के अंदर आप चेक कर सकते हैं कि AIS के अंदर देखने के लिए आप प्रोफिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे AIS पे, उसके बाद एक डिफरेंट पोर्टल आपके सामने ओपन होगा। ओके, यहाँ पे आ जाने के बाद आप देख सकते हैं AIS पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी TIS और AIS आपको दिख जाएगा। AIS आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी आपको जो है शॉर्ट फॉर्म में प्रोवाइड करता है। तो इसको देखने के लिए आप इस पर क्लिक कर देंगे, आपको दिख जाएगा कि आपने इंटरेस्ट कितना सेविंग अकाउंट में आपके अकाउंट में आया हुआ है। आपने कोई सेल ऑफ सिक्योरिटीज एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड सेल परचेज किया है, इंट्राडे F&O एक्सेट्रा, तो आपको यहाँ पे दिखा देगा। कहीं अगर आपने इंट्राडे F&O एक्सेट्रा कुछ ट्रांजेक्शन करी हुई है अपने पेन पे तो आप जो है ITR 3 फॉर्म फाइल करेंगे। ओके, और ITR 4 बिजनेस इनकम के लिए होता है। ठीक है, तो ये बिजनेस रिसीट यहाँ पे इनको दिखा रहा है, तो ये बिजनेस इनकम ITR 3 के लिए होता है और सेल ऑफ सिक्योरिटीज यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड आपको ITR 3 फाइल करनी है। यहाँ पे आपको ITR 1 फाइल करना सिखा रहा हूँ फुल डिटेल वीडियो में, ओके, लर्निंग पर्पस के लिए। तो यहाँ पे एनुअल AIS पे क्लिक करने के बाद आप डिटेल में देख सकते हैं कि आपको किस किस ने आपका कितना TDS काटा हुआ है और कितना रिसीट्स आपको हो रखा है। तो AIS आप जरूर देख लें, TIS देख लें। अगर आपको डाउनलोड करना है डाउनलोड करके क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा फाइनेंशियल 22 हो आपका पैन नंबर हो तभी आप देख पाएंगे। ओके, तो ये AIS है, अपना AIS जरूर चेक कर लें एक बार। उसके बाद आप जो है 26 ES देखें। 26 ES क्या होता है? ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ पे आप देखेंगे व्यू फॉर्म 26 ES, इसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको आपके पैन पे किसने कितना TDS काटा हुआ है और गवर्नमेंट को सबमिट करवाया हुआ है। अगर TDS और सैलरी डिडक्ट हो रखा है तो आपके 26 ES के अंदर सो जाएगा। ओके, ग्रॉस सैलरी आपको शो हो जाएगी तो उसको अपने फॉर्म 16 से जरूर वेरीफाई कर लेगा इस। ओके, तो 26 ES देखने के लिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, व्यू टैक्स क्रेडिट। यहाँ पे असेसमेंट ईयर किस ईयर के लिए आप देख रहे हैं। ओके, तो वो फाइनेंशियल ईयर 22 इसका असेसमेंट ईयर 23-24 होता है और व्यू एज HTML कर दें और व्यू डाउनलोड पे क्लिक करें, देन एक्सपोर्ट एज PDF कर दें और यहाँ पे जो है आपको PDF में डाउनलोड हो जाएगा और 26 ES के बारे में आपको नीचे जो स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पे आपको दिखा देगा। ओके, तो ये TDS डिडक्ट हुआ है 29,250। टोटल अमाउंट हमें पे किया गया होता है क्लाइंट को 2,92,500। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखें अपने। आपको यहाँ पे TDS ऑन सैलरी दिखाएगा। अगर आप ITR 1 फाइल कर रहे हैं तो अगर आपका TDS ऑन सैलरी के अंडर हेड में कटा हुआ है TDS तो यहाँ पे आपको TDS आ जाएगा। एक्सेट्रा कुछ अनदर किसी सेक्शन में कटा हुआ है तो यहाँ पे आपको दिखा देगा। तो ये एक बार जरूर चेक कर लें आप अपनी ITR फाइल करने से पहले। ओके, तो अब हम आगे प्रोसीड करते हैं अपने वन बाय वन सभी टैब्स पे क्या इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ पे फीड करनी है। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका एक डिफरेंट इंटरनल टैब ओपन होगा। यहाँ पे आप वन बाय वन इन्फॉर्मेशन फीड करेंगे गाइस। ये ऑलरेडी आपकी प्रोफाइल से इन्फॉर्मेशन ऑटो फील्ड अवेलेबल है यहाँ पे। तो इनमें से अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं ओके, तो यहाँ पे प्रोफाइल पे जाके आप इसे चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप दोबारा फॉर्म ओपन करेंगे तो ये अपडेट हो जाएगा। बाकी कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी एड्रेस अगर आपको अपडेट करना है तो यहीं से कर सकते हैं गाइस। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन, ये इन्फॉर्मेशन कंफर्म करने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपसे पूछा जा रहा है। तो अपना नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, पेंशनर्स हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर्स हैं, आप स्टेट गवर्नमेंट के PSU के हैं, अदर्स में है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में है तो यहाँ पे अदर्स कर देंगे। तो इस केस में अदर्स मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। ओके, तो आपसे अगला सवाल पूछा जाएगा कि आप किस सेक्शन के अंडर फाइल कर रहे हैं। तो ये हम बिफोर ड्यू डेट फाइल कर रहे हैं। अगर आप लेट फाइल कर रहे हैं तो 139 सेक्शन सबसेक्शन 4 में आप फाइल करेंगे। अदरवाइज अगर आप अपने रिटर्न को ITR रिटर्न को डिफेक्ट हो गई थी आपके ITR रिटर्न रिवाइज कर रहे हैं तो 139 सबसेक्शन 5 में आप फाइल करेंगे। ओके, जैसे कि आप सभी को पता है इसकी लास्ट डेट 31 जुलाई 2023 है। तो 139 सबसेक्शन 1 के अंदर ITR फाइल होगी। ओके गाइस, नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने न्यू टैक्स रेजिमी ऑप्ट कर रहे हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है न्यू टैक्स रेजिमी अवेलेबल है ऑप्ट करने के लिए। अगर आप ऑप्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे यस कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। अगर आप यस करेंगे तो आप कोई भी डिडक्शंस क्लेम नहीं कर सकते एक्सेप्ट वन डिडक्शन। ओके,
अदरवाइज अगर आप ओल्ड रेजिमी के अंदर फाइल करना चाहते हैं तो यहाँ पे नो पे क्लिक कर सकते हैं। मैंने आप सभी को इसके अंदर इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है कि आपको ओल्ड टैक्स रेजिमी के अंदर फाइल करना चाहिए न्यू टैक्स रेजिमी के अंदर, इसमें आपका बेनिफिट होगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप चाहे तो वहाँ से भी उसे देख सकते हैं गाइस। ओके, और ITR 1 जो है न्यू टैक्स रेजिमी के अंदर कैसे फाइल होती है, इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, उसको देख लीजिएगा इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा ओल्ड टैक्स रेजिमी के अंदर ITR 1 कैसे फाइल करी जाती है और डिडक्शन कैसे क्लेम कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने नो क्लिक कर दिया। नो पे क्लिक करने के बाद आप जो है आगे प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स आप कोई आपने अकाउंट ऐड करा हुआ है तो यहाँ पे सेलेक्टेड फॉर रिफंड पे आप इसे जो है चेक इन कर देंगे और ये सिलेक्ट कर देंगे। अदरवाइज कुछ किसी अनदर अकाउंट के अंदर अपना रिफंड जो है अगर आपका रिफंड बनता है तो मंगवाना चाहते हैं तो ऐड अनदर पे क्लिक करके आप अपनी जो है अकाउंट को इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये सभी डिटेल्स फीड करने के बाद आप जो है कंफर्म पे क्लिक कर देंगे और आगे प्रोसीड करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये कंफर्म हो गया, पहला टैब हमारा ओके हो गया और दूसरा इनेबल हो गया फीड करने के लिए। तो सेकंड टैब पे आप क्लिक करेंगे तो सेकंड टैब आपका ओपन हो जाएगा। सो इसके अंदर आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अनदर टैब ओपन करने के लिए कि आप इसमें से क्या क्या क्लेम करना चाहते हैं, किस साइड में इनकम दिखाना चाहते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग आप रीड करके इसको 1 बाय 1 अगर आप यस करना चाहते हैं तो आपको अवेलेबल आ जाएगा आगे टैब फीड करने के लिए। अदरवाइज आप जो है स्किप द क्वेश्चन पे क्लिक करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। सो जैसे कि आप देख सकते हैं स्किप क्वेश्चन स्किप करने के बाद हमारे यहाँ पे ऐसा टैब ओपन हो रहा है। यहाँ पे आपसे इनकम फ्रॉम सैलरी हेड का इनकम दिखाना होगा, उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, एग्जाम्प्ट इनकम। जैसे कि आप सभी को पता है ITR 1 के अंदर आप जो है सैलरी की इनकम दिखा सकते हैं। 1 हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम आती है आपको तो आप वो दिखा सकते हैं और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की इनकम आप जो दिखा सकते हैं। अदरवाइज अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं एक्सेट्रा तो आपको ITR 1 फाइल नहीं करनी, फिर आप ITR 3 ITR 2 फाइल कर सकते हैं गाइस। ओके, बाकी आपकी F&O इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक मार्केट में आपने इन्वेस्ट कर रखा है तो यहाँ पे आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ITR 3 फाइल करिए आप। तो इन क्लाइंट के केस के अंदर जो है उनकी सैलरी की इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आती है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से इसके अंदर हम अमाउंट फीड करेंगे। कैसे करना होता है मैं आपको बता दूंगा 1 बाय 1 डिटेल के अंदर, सभी चीज़ के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर अमाउंट फीड करने के लिए आपको सबसे पहले एडिट पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे और फॉर्म 16 आपके पास अवेलेबल रहेगा। फॉर्म 16 से आप ये टोटल अमाउंट वहाँ पे अवेलेबल रहता है किस सेक्शन में क्या क्या अमाउंट आपका वहाँ पे आ रहा है फॉर्म 16 के अंदर, वहाँ से देख के आप यहाँ फीड कर देंगे। अदरवाइज अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं है गाइस तो यहाँ पे आप जो है टोटल सैलरी यहाँ पे फीड कर देंगे और अगर फॉर्म 16 है तो ये टोटल अमाउंट आपका वहाँ से मैच करना चाहिए। लेकिन दोस्तों कभी कभार क्या होता है जो लोग जो है जॉब स्विच करते हैं तो 2 एम्प्लॉयर्स होते हैं तो अलग अलग एम्प्लॉयर्स के केस में अलग अलग फॉर्म 16 उनको अवेलेबल रहता है। तो इस केस में आपको बहुत ही सावधान हो जाना है, आपको दोनों कंबाइन करना है फॉर्म 16 खुद ही और यहाँ पे टोटल अमाउंट को फीड करना है। तो ज़्यादा लोग ये गलती कर देते हैं और डिफेक्टिव ITR फाइल कर देते हैं, तो ऐसा आप बिल्कुल ना करना, इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। तो अपनी ग्रॉस सैलरी को आप यहाँ पे दिखा देंगे, सैलरी एस पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 AIS जो आपके AIS के अंदर भी शो हो रहा होगा, तो ये आपका मैच करना चाहिए। इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग में बोला था अपने AIS को जरूर चेक कर लीजिएगा। तो इस केस के अंदर इनकी सैलरी जो बड़े साल की है वो 6 लाख है, तो यहाँ मैंने अमाउंट फीड कर दिया गाइस, तो यहाँ पे अमाउंट जो है ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। बाकी अदरवाइज फॉर्म 16 के अंदर आपको कुछ अनदर अमाउंट परक्विजिट्स सैलरी एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 अगर आपके फॉर्म 16 के अंदर अवेलेबल है तो यहाँ पे डिटेल में फीड कर दिएगा। तो इस यहाँ पे डिटेल फीड करने के बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। बाकी इनकम फ्रॉम कोई रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट मेंटेन तो ये जो है डिसेबल आ रहा है, ओके, क्योंकि हमें नोट ओल्ड टैक्स रेजिमी के अंदर से फीड करा है। ओके गाइस, बाकी आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना। कोई आपने रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट जो है किसी कंट्री के अंदर जैसे UK USA में आपका ओपन हो रखा है तो यहाँ पे अपने कंट्री ऐड करके अमाउंट दिखा देंगे, लेकिन मोस्टली केस में 1% केस में ऐसा होता है, बाकी आपको ये देखने की जरूरत नहीं है। आप आगे स्किप करेंगे, इसको आगे प्रोसीड करेंगे और इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट आपको इसको भी आप स्किप करेंगे। ओके, स्किप करने के बाद दोस्तों अगर आपको कोई एग्जाम्प्ट अलाउंसेस प्रोवाइड हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं HRA वगैरह की डिटेल्स आप इसके अंदर जो है चेक इन करने के बाद मतलब सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे फीड कर सकते हैं। अदरवाइज जो भी आपको एग्जाम्प्ट अलाउंस प्रोवाइड करवाए गए हैं एम्प्लॉयर के द्वारा अपने स्टेट गवर्नमेंट सेलेक्ट जो भी आपका एम्प्लॉयर है स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करके आप उसके अमाउंट को फीड कर सकते हैं। जैसे कि आपको लीव ट्रेवल कंसेशन या असिस्टेंस मिला हुआ है तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करके अमाउंट को फीड कर दीजिएगा। बाकी अलाउंसेस और परक्विजिट्स पेड और अलाउड आउटसाइड इंडिया बाय द गवर्नमेंट ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया यहाँ पे ऐड कर देंगे। डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी रिसीट हुआ आपको तो यहाँ पे आप जो है अब टिक करने के बाद अमाउंट फीड कर देंगे। बाकी 1 में आप देख सकते हैं कि फॉर्म 16 के अंदर अवेलेबल रहेगा, यहाँ पे आप सेकंड सेलेक्ट करने के बाद उसे वहाँ पे अमाउंट को फीड करके अपने एग्जाम्प्ट अलाउंस को क्लेम कर सकते हैं, आपके इनकम में से लेस हो जाएगा इस। ओके, तो अपने अकॉर्डिंग आप जो है यहाँ पे एग्जाम्प्ट अलाउंस यहाँ पे ऐड कर लेना गाइस। उसके बाद आप आगे प्रोसीड करेंगे, यहाँ पे आपको टोटल अमाउंट शो हो जाएगा जो आप यहाँ पे ऐड करेंगे, बाकी दोनों नेट सैलरी आ जाएगी। ठीक है, ये एग्जाम्प्ट अलाउंस आपका माइनस हो जाएगा और यहाँ पे आपको नेट इनकम सैलरी जो आपका टैक्स चार्ज होना है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। बाकी कोई डिडक्शंस है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन हमें मिला हुआ है 50,000 का, जो कि न्यू टैक्स रेजिमी के अंदर भी
पर्सन को मिलेगा, इंडिविजुअल को मिलेगा। तो ये ऑलरेडी 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन प्रोवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस हो गया है, तो नेट इनकम हमारी यहाँ पे आ गई है। बाकी एंटरटेनमेंट अलाउंस आपको मिला है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। ओके, तो अगर आप किसी गवर्नमेंट के अंदर वर्क कर रहे हैं तो आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाता है, लेकिन ये डिसेबल्ड है क्योंकि हमने वहाँ पे अदर्स में प्राइवेट सेक्टर से सेलेक्ट कर दिया था, इसलिए ये जो है डिसेबल है। बाकी कोई प्रोफेशनल टैक्स रिडक्शन आप क्लेम करना चाहते हैं तो अमाउंट फीड करने के बाद उसे ऐड कर सकते हैं। ओके गाइस, यहाँ पे आपका नेट इनकम आ जाएगा जो कि आपका टैक्सेबल होगा। ये देखने के बाद आप कंफर्म कर लेंगे सब डिटेल्स ओके है या नहीं, और फॉर्म 16 से एक बार जरूर आप मैच कर लेंगे। अगर दो फॉर्म 16 आपके पास अवेलेबल है जो कि आपके डिफरेंट एम्प्लॉयर्स ने प्रोवाइड करवाया है, तो कंबाइंड करके डेटा को सही से फीड करना, और ये आपका एआई से और 26 ईयर से मैच करना चाहिए गाइस। तो इस बात का आप ध्यान रखें। ये सब डिटेल्स देखने के बाद आप जो है सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद आप जो सेकंड टैब कंप्लीट कर लिया आपने। ओके, तो गाइस तो सेकंड टैब का आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया जो कि आपने इनकम फ्रॉम सैलरी यहाँ पे अमाउंट दिखा दिया है। उसके बाद बाकी कोई आपकी रेंटल इनकम आती है तो यहाँ पे आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाले टैब पे ऐड डिटेल्स पे क्लिक करके आप उस इनकम को दिखा सकते हैं। तो आपको कैसे दिखानी है आपको बता देता हूँ। टैब ओपन करने के बाद आपको अपना जो है सेल्फ ऑक्यूपाइड लेट आउट, ड्रीम लेट आउट, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आपने खुद प्रॉपर्टी ओन करी हुई है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड पे क्लिक करके आप उसे जो है रेंटल इनकम को दिखा सकते हैं। भाई कोई आपने इंटरेस्ट पे करा हुआ है, मान के चलिए आपने जो है लोन पे आपने हाउस ले रखा है और पूरे साल में आपने जितना भी इंटरेस्ट पे करा हुआ है तो यहाँ पे आप उसके इंटरेस्ट का अमाउंट को दिखा सकते हैं गाइस। ओके, मान के चलिए आपने 150 का 1,50,000 का टोटल इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो आपने फीड करा हुआ है, तो ये आपके इनकम में से लेस हो जाएगा गाइस। ओके, बाकी कोई आपको रेंट रिसीव हुआ है पूरे साल में तो यहाँ पे आप उस रेंट को आप दिखा सकते हैं। ओके, ये 250 में से 150 आपका माइनस हो गया, नेट आपको 1,00,000 पे टैक्स पे करना होगा। तो इनके केस में ये अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसे जो है डिलीट कर देता हूँ। मैं आपको एजुकेशन पर्पस के लिए आपको अमाउंट कैसे ऐड करना है वो बता रहा था। ओके, तो यहाँ पे मैं इसे कैंसिल पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी कोई ले रखी है तो ऐसे आप ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको रेंट पे कोई अवेलेबल करवा रखा है तो यहाँ पे लेट आउट पे क्लिक करके आप जो है ग्रॉस रेंट आपने कितना रिसीव किया पूरे साल में उस अमाउंट को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद टोटल आपने कोई लोकल अथॉरिटीज को कोई टैक्स पे करा हुआ है, यहाँ पे अमाउंट फीड कर देंगे तो ये उससे लेस हो जाएगा। एनुअल वैल्यू आपकी 2 लाख आएगी, क्योंकि 30% आपको जो है एग्जाम्प्ट मिल जाता है। गवर्नमेंट छूट देती है कि 30% पे जो भी आपको रेंट रिसीव हुआ है उससे आपको कोई टैक्स पे नहीं करना, तो ये लेस होकर आपको 140 पे ही टैक्स पे करना होता है, यहाँ पे आ जाएगा। बाकी इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल, यहाँ पे कोई इंटरेस्ट आपने पे किया है पूरे साल में तो यहाँ पे इंटरेस्ट का अमाउंट आप डाल के उसे जो है लेस करवा सकते हैं गाइस। ओके गाइस, तो ये आपको वार्निंग शो हो रही है जैसे कि फॉर्म 16 के अंदर ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है जो कि एम्प्लॉयर को अगर आपने प्रोवाइड नहीं करवाया होगा तो नहीं दिखाया होगा, तो ये ऐसी वार्निंग आपको सिर्फ इसको आपको इग्नोर करना है। तो यहाँ पे आप ऐसे इसको ऐड कर सकते हैं गाइस, लेकिन इन केस में कुछ ऐसा नहीं है तो यहाँ पे मैं इसको जो है स्किप कर देता हूँ। ओके, मैं इसको ब्लैंक करके यहाँ पे आप कैंसिल पे क्लिक कर देता हूँ। सो अब तक मैंने आपको बता दिया है कैसे आपको सैलरी की इनकम यहाँ पे फीड करनी है, और हाउस प्रॉपर्टी से अगर आपको रेंट रिसीव होता है, कोई आपने रेंट पे दे रखा है अपने हाउस को, या खुद आप जो है सेल्फ ऑक्यूपाइड वहीं रहते हैं तो आपको रेंट अमाउंट डाल के उसे क्लेम कर सकते हैं। ओके, बाकी कोई आपने लोन लेके अपने हाउस को ले रखा है तो उस पर इंटरेस्ट अमाउंट को आप जो है डिडक्शन के रूप में क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे वो कैसे करना है मैंने आपको बता दिया, ऐसे आप कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको इनकम की टोटल इनकम के यहाँ पे 2 टैब मैंने कंप्लीट करवा दिए, इनकम फ्रॉम सैलरी और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब मैं थर्ड टैब की तरफ मूव करता हूँ, आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यहाँ पे ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे, अदर सोर्सेज इनकम होती है, कोई आपको इंटरेस्ट की इनकम है, डिविडेंड इनकम आती है एक्सेट्रा, तो यहाँ पे आप उसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने डिविडेंड इनकम क्यों बोला, सभी बार लोग क्या होते हैं शेयर्स को परचेज करने के बाद उसे भूल जाते हैं, सालों कोई ट्रांजेक्शन नहीं करते। F&O एंड इंटरडे ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट जो डे बाई डे ट्रांजेक्शन करते हैं उनके लिए ITR 3 फॉर्म ही फाइल करनी होती है। अगर आप वो करते हैं तो ITR 3 फॉर्म फाइल करें अगर आपके पास कोई डिविडेंड इनकम रिसीव हुआ है पूरे साल के अंदर, क्योंकि आपने बहुत ही पहले आपने वो शेयर्स परचेज किए थे, तो यहाँ पे आप जो है डिविडेंड इनकम भी दिखाएंगे। तो इसके क्वेश्चन पे क्लिक कर देंगे आप, यहाँ पे आगे प्रोसीड करेंगे यस और कंटिन्यू पे प्रेस कर देंगे। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर आपको किस हेड के अंदर क्या क्या इनकम रिसीव हुई है, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट जो आपको रिसीव हुआ है और EIS के अंदर शो हो रखा है वो आप जो है यहाँ पे दिखा देंगे। बाकी कुछ अनदर ऐड करना है तो ऐड पे क्लिक करके आप उसे आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ओके, ऐड करने के बाद जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हम उस टैब से मूव हो गए हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ओवरव्यू दिखा रहा है कि इतना अमाउंट हमने यहाँ पे ऐड करा हुआ है। बाकी इसके अलावा कुछ अनदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर आपको कोई अमाउंट आ रहा है EIS के अंदर या फॉर्म 16 के अंदर या 26 EIS के अंदर, तो यहाँ पे ऐड अनदर पे क्लिक करके आप उस इनकम को भी दोबारा ऐड कर सकते हैं। कोई फैमिली पर्सन का अमाउंट है, कोई रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट आपको रिसीव हुआ है एक्सेट्रा, तो यहाँ पे 1 बाय 1 अदर इसमें से कोई सा नहीं है, अनदर पे क्लिक करके उस अमाउंट को आप जो है ऐड कर सकते हैं गाइस। ओके, तो इसके केस में इसके अलावा कुछ नहीं है तो यहाँ पे मैं कैंसिल कर देता हूँ। और जैसे कि आप देख रहे हैं 1 बाय 1 यहाँ पे वार्निंग शो हो रहा है, जैसे कि इनकी ITR ऑलरेडी फाइल्ड है। मैं आपको एजुकेशन पर्पस के लिए बता रहा हूँ कि आपको कैसे ITR 1 फाइल करनी होती है। ओके, इनकी ITR 3 फाइल हुई है, लेकिन मैं आपको ऑनलाइन पोर्टल पे अवेलेबल करवा रहा हूँ कि ITR 1 आपको कैसे फाइल करनी है और क्या पर्टिकुलर हेड में क्या डिटेल्स फीड आपको करनी होती है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, तो वीडियो को देखते रहिएगा आप। सो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे 3 टैब
जो है ओके कर दी है, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसके बाद आपको आ जाना है अपने एग्जेम्प्ट इनकम पे। कोई अमाउंट जो है, कोई एलआईसी की पॉलिसी थी वो आपकी मेच्योर हो गई है, वो अमाउंट आपके पास आपके अकाउंट के अंदर आया है, तो उस इनकम को अभी आप एग्जेम्प्ट इनकम में दिखा सकते हैं। अदरवाइज कुछ आपको किसी एग्रीकल्चर इनकम लेस देन 5,000 आप एग्रीकल्चर इनकम यहाँ पे दिखा सकते हैं, जो कि आपकी 5,000 तक की लिमिट है। ओके, भाई कोई आपको रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड रिसीव हुआ है, भाई कोई अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड रिसीव हुआ है, जो भी आपको एक्सेट्रा जो एग्जेम्प्ट इनकम है आपकी, वो आपके अकाउंट के अंदर रिसीव हुआ है आपको, क्योंकि आपका एक हेवी अमाउंट रखता है आपके बैंक के अंदर रिसीव हुआ है, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है आपके 10 लाख के अब के ट्रांजेक्शन को जो है ट्रेस करता है गाइस। तो वो इनकम जो है अगर आप इसमें शो नहीं करते हैं तो आपको नोटिस आ जाता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछ सकता है कि अमाउंट आपको क्यों रिसीव हुआ। तो नोटिस ना आए आपको, तो ताकि आपका रिफंड आपको सही टाइम पे क्लेम हो जाए, तो यहाँ पे उस इनकम को जरूर दिखा दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत ना आए। बहुत सारे लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, यहाँ पे कोई इनकम नहीं दिखाते हैं। मान लीजिए उनको कोई परमवीर चक्र मिला या कोई अवार्ड मिला हुआ है, कोई फंड मिला हुआ है, ओके, बाकी वो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड रिसीव हुआ है, तो उस इनकम को नहीं दिखा, जो कि हेवी अमाउंट रहता है और बाद में उनको जो है लॉस बियर करना पड़ता है। तो ऐसा आप ना करें, इस बात का आप ध्यान रखें। ओके गाइस, तो इनके केस में इनके बैंक स्टेटमेंट के अंदर ऐसा कोई अमाउंट रिसीव नहीं हुआ इनको, अगर आपको हुआ है तो यहाँ पे एग्जाम्प्ट इनकम के अंदर आप उसे दिखा सकते हैं। कोई टैक्स इसके ऊपर चार्ज नहीं होता है, इस बात का आप ध्यान रखें। यहाँ टिक करके जो भी सेक्शन था आपका जो आपको रिसीव हुआ है, टिक करने के बाद आप वहाँ पे अमाउंट ऐड करेंगे, अमाउंट ऐड हो जाएगा और ऐड पे क्लिक करके आप इसे प्रोसीड कर सकते हैं। एक से ज़्यादा है तो ऐड अंदर करके आप इसे ऐड कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ, मैं आपको एजुकेशन पर्पज के लिए बस बता रहा था। जैसे कि देख सकते हैं ये चारों टैब हमने ओके कर दिए हैं। उसके बाद आपको कन्फर्म पे क्लिक करना है। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे हमारे 3 टैब जो है, 2 टैब जो है हमारे कन्फर्म हो चुके हैं। और अगर हम जो है डिडक्शंस क्लेम करना चाहते हैं ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर, तो किस सेक्शन के अंदर क्लेम करेंगे वो आपको अमाउंट डालने के लिए आपको 3rd टैब पे ओपन करना होगा। अब हमें डिडक्शंस की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करवानी है। ओके, अगर आपने कोई डोनेशन पे करा हुआ है तो उसका डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं, इस पर क्लिक कर सकते हैं। 1 बाय 1 रेट करके कोई साइंटिफिक रिसर्च और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आपने कोई अमाउंट डोनेशन पे करा हुआ है तो यहाँ पे इस पर क्लिक करके उसकी डोनेशन के अमाउंट को यहाँ पे दिखा सकते हैं। शेड्यूल आपके सामने आ जाएगा और वहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन फीड कर सकते हैं गाइस। ओके, तो 1 बाय 1 आप इसको रीड करके अगर वही शेड्यूल चाहते हैं, ओके, जो चाहते हैं उस पर एस पे क्लिक करेंगे, जो नहीं चाहते उस पर नो पे क्लिक करेंगे, तो आपको आगे आ जाएगा। यहाँ पे मैं अभी स्किप द क्वेश्चन पे क्लिक करता हूँ और आगे प्रोसीड करता हूँ, इस पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट सेक्शंस अवेलेबल हैं रीड करने के लिए डिडक्शंस के अंदर। ओके, अगर आपने कोई कंट्रीब्यूशन करा है पेंशन स्कीम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द एम्प्लॉयर, तो यहाँ पे वो अमाउंट डाल देंगे, जो कि फॉर्म 16 के अंदर भी आ रहा होगा और AIS के अंदर भी अवेलेबल रहेगा। बाकी आप हेल्थ हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम करना चाहते हैं, कोई आपने मेडिक्लेम करवा रखा था अपना या अपने फादर का, क्योंकि सीनियर सिटीजन के अंदर आते हैं, मैक्सिमम 50,000 रुपये तक के क्लेम कर सकते हैं डिडक्शन सीनियर सिटीजन का, और अपने में इंडिविजुअल के केस में आप 25,000 तक का क्लेम कर सकते हैं डिडक्शन। तो 80D के अंदर कोई अमाउंट डालना है डिडक्शन का, तो यहाँ पे ऐड 80D पे करके आप अमाउंट को फीड कर सकते हैं। बाकी कोई आपने डोनेशन फंड दिया हुआ है कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को, उनसे रिसीप्ट ले लीजिए, वो आपको रिसीप्ट देंगे, उसके अंदर अमाउंट रहता है कि क्या क्या हेड में अमाउंट है और 80G के अंदर आपको कैसे डिडक्शन क्लेम करनी है, उसके अंदर फुल इन्फॉर्मेशन रहती है। आप ऐड 80G पे क्लिक करके इसे ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे ही डिफरेंट सेक्शंस अवेलेबल है। बाकी 80 TTA दोस्तों जो आपके सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट का अमाउंट रहता है, गवर्नमेंट आपको 80 TTA के अंदर अगर आपने 10,000 रुपये तक की इंटरेस्ट का अमाउंट दिखा रखा है तो 10,000 रुपये तक का आपको जो है छूट मिलती है, उस पर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना। तो हमने यहाँ पे 10,000 तक की इनकम दिखाई थी इंटरेस्ट की इनकम, तो यहाँ पे हम जो है 10,000 डाल देंगे। जैसे अमाउंट हमने यहाँ पे डाल दिया गाइस और यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देंगे। ओके, ये क्लिक करने के बाद आप जो है कुछ अनदर सेक्शन में डिडक्शन डालना चाहते हैं, यहाँ पे आपके सेक्शन अवेलेबल नहीं है, तो शो ऑल डिडक्शंस पे क्लिक करेंगे और आपको अमाउंट जो है अवेलेबल हो जाएगा। तो जिस हेड के अंदर, जिस सेक्शन के अंदर आप जो है डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं, बाकी मान लीजिए आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवा रखी थी, ओके, बाकी आपने कोई PPF का अमाउंट पे करा हुआ है, ट्यूशन फी पे करते हैं अपने बच्चों की एक्सेट्रा, प्रोविडेंट फंड के अंदर आपने अमाउंट पे करा हुआ है, तो 80C के अंदर मैक्सिमम 1.5 लाख तक का डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे ही 1 बाय 1 आप रीड करने के बाद जो है उससे क्लेम कर लेंगे। बाकी 80GG के अंदर आपने कोई रेंट पे करा हुआ है, अगर आप HRA को क्लेम नहीं करते हैं तो 80GG के अंदर रेंट पे करके आप यहाँ पे क्लिक करके अमाउंट को फीड कर सकते हैं। उसके लिए आपको 10BA फॉर्म जो है क्लेम करने के लिए फाइल करना जरूरी होता है। इस वीडियो को 10BA कैसे फाइल करा जाता है इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आ जाऊंगा, उसका लिंक आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल रहेगा, आप चाहे तो वहाँ से भी देख सकते हैं गाइस। ओके, तो इन डिफरेंट सेक्शंस के अंदर आप किसी भी सेक्शन के अंदर कौन सी डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं वहाँ पे फीड करने के बाद, टिक करने के बाद आप जो है उसे ऐड कर सकते हैं, ऐड पे क्लिक करने के बाद। तो अभी मैं इसको जो है कंफर्म कर देता हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे 3 टैब ओके हो चुके हैं और टैक्स पेड जो हमने ऑलरेडी गवर्नमेंट को टैक्स पे करा हुआ है, जो कि हमारे 26 ES के अंदर अवेलेबल है, तो यहाँ पे टोटल अमाउंट शो हो रहा है 29250। ओके, तो यहाँ पे आप टिक करने के बाद उसे कंफर्म कर सकते हैं और कंफर्म करने के बाद आप पहले हेड में देखेंगे आपको TDS ऑन सैलरी इनकम, अगर आपकी सैलरी इनकम में कोई TDS डिडक्ट हुआ है तो वहाँ पे आपका अमाउंट यहाँ पे दिखा देगा और फॉर्म 16 के अंदर भी आपका ये अवेलेबल रहेगा।
बाकी कोई अदर देन सैलरी पे कोई डिटेल्स डिडक्ट हो रखा है तो यहाँ पे आपका अमाउंट शो हो जाएगा। बाकी यहाँ पे आपका अमाउंट अवेलेबल नहीं है, 26 ईयर्स के अंदर आ रहा है, तो यहाँ पे आप 100 डिटेल्स पे क्लिक करके ऐड भी कर सकते हैं गाइस। बाकी आपका टैक्स पे कर आपने टैक्स पे करा हुआ है, टैक्स बन रहा था, तो आपको चालान ऐड करना है ताकि अमाउंट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाए। तो ये एडवांस टैक्स सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट आप 100 डिटेल पे क्लिक करके आप उसे जो है ऐड अंदर करके अमाउंट को बीएसआर कोड वगैरह डाल के चालान नंबर डाल के वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये ऑलरेडी 29250 का टैक्स है, मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ। और याद रखिए आपका फॉर्म 15 से मैच होना चाहिए। और हमारी टोटल टैक्स लाइबिलिटी बन रही है 24400, 24,440 की बन रही है, जो कि हमारे ऑलरेडी टैक्स पे करा हुआ है उससे कम बन रही है। ओके, तो यहाँ पे टोटल टैक्स लाइबिलिटी पे क्लिक करेंगे और इस पेज को भी आप कंफर्म कर देंगे। ओके, तो एक तरीके से आपके पास ओवरव्यू आ गया है कि आपकी टोटल ग्रॉस टोटल इनकम कितनी है, टोटल डिडक्शन आपने कितनी क्लेम करी है, टोटल इनकम आपकी नेट कितनी है और उस पर टैक्स आपका कितना बन रहा है। ओके, तो यहाँ अगर आप कैलकुलेशन देखना चाहते हैं कैसे कैलकुलेशन हुई है टैक्स की, तो यहाँ पे 100 पे क्लिक करके आप उसे जो है यहीं पे देख सकते हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं 2.5 लाख तक के अंदर हमें 12,500 तक पे करना पड़ा, 2.5 लाख तक, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 12,500, उसके बाद 5 से लेकर 10 लाख के बीच में 20% चार्ज जो है 13,000। ओके, उसके अबाउ कुछ नहीं था तो कोई अमाउंट चार्ज नहीं हुआ। टोटल करेंगे 23,500 हमारा बन गया है। बाकी हेल्थ एंड एजुकेशन सेस रेट 940 यहाँ पे आपको शो हो रहा है, कैलकुलेशन आप देख सकते हैं, 4% चार्ज किया जाता है सेस की वैल्यू। ओके गाइस, तो ऐसे आप जो है अपने टैक्स की कैलकुलेशन देख सकते हैं, कोई इंटरेस्ट वगैरह चार्ज नहीं होगी, हमारा टैक्स पेड जो है ऑलरेडी ज़्यादा था। तो यहाँ पे हमारा टोटल टैक्स पेबल जो आ रहा है 24,440 कंफर्म कर देंगे। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद आगे प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे चारों टैब्स कंफर्म हो चुके हैं। कंफर्म होने के बाद ही आगे आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं, अदरवाइज प्रोसीड नहीं करवा पाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस होगा जो कि आपका छोटा सा कंपटीशन होगा। ओके, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा टोटल टैब पे जो आपके टॉप पे रहेगा कि यू आर एलिजिबल फॉर रिफंड ऑफ 4810। इसको 2-3 बार आप चेक कर लीजिए। अगर आपकी पेमेंट आती लिखी हुई यहाँ पे तो आपको पेमेंट करवानी होगी। यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आपको दिख जाएगा, पेमेंट करने के बाद चालान नोट कर लेना। और जहाँ पे मैंने आपको पहले बताया टैक्स पेड के अंदर और एडवांस टैक्स सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो आपको ऐड करना होता है चालान, वहाँ पे जाके आप ऐड करेंगे और ये आपका पेमेंट टैक्स जो है 0 आएगा, तभी आप अपनी आईटीआर फाइल कर पाएंगे। अगर आपका रिफंड आता है तो रिफंड अमाउंट 4810 आ रहा है, तो यहाँ पे आप इजीली इसको प्रोसीड कर सकते हैं। तो रिफंड अमाउंट 4810 है, इसको आप चाहे तो डाउनलोड भी कर सकते हैं या प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट करके इसको सेव कर सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। ओके, तो यहाँ पे प्रीव्यू करके मैं एक बार चेक कर लूंगा, आप भी चेक कर लेना एक बार। ओके, और यहाँ पे आप चेक इन करेंगे, जो भी आपका नेम रहेगा यहाँ पे आ जाएगा, फादर नेम आ जाएगा। ओके, बाकी सेल्फ खुद वेरीफाई कर रहे हैं, प्रेजेंटेटिव कर रहा है, तो यहाँ पे टिक कर देना। पैन नंबर आपका यहाँ पे आएगा जो कि ऑलरेडी ऑटो फिट रहेगा। ओके, यहाँ पे आप प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे और आगे प्रोसीड कर देंगे। तो गाइस आपका ये एक प्रीव्यू फॉर्म आ गया है, आपने किस हेड के अंदर क्या इनकम दिखाई है, कितनी डिडक्शन क्लेम करी है। ओके, ये आपका एक तरीके से आईटीआर फॉर्म है। आईटीआर फाइल करने से पहले आप ये चेक कर लेना ओके कितना आपका डिटेल्स डिडक्ट हुआ था, किस कंपनी ने आपका डिटेल्स डिडक्ट करा और बाकी किस 10 नंबर में डिडक्ट हुआ है। अगर आप ये आपका डिटेल नहीं आ रहा है तो आप ऐड डिटेल जाके क्लिक कर सकते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें, एक एक इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे दोबारा चेक कर लें ताकि फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत ना आए। तो ये आपके टोटल डिडक्शंस के सेक्शंस है जो भी अवेलेबल रहेंगे, किस हेड में आपने किस सेक्शन के अंदर कौन सा डिडक्शन क्लेम करा हुआ है, वो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपकी अवेलेबल हो जाएगी। तो आप इसको 2 बार चेक कर लें। ओके, ये सभी डिटेल्स फीड करने के बाद आपको वेरीफाई प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करना है। वैलिडेट करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा, वैलिडेशन कंप्लीट टू एरर्स फाउंड। अगर आपको एरर क्रिएट हो रहा है तो यहाँ पे आप जो है कोई आईटीआर में आपने कोई इन्फॉर्मेशन मिस कर दी है या कुछ एक्सेट्रा, तो यहाँ पे लास्ट में आपको हमेशा एरर शो होगा। वैलिडेशन हमारे एरर शो के लिए होगा। अगर कोई एरर नहीं आता है तो ये जो है इनेबल हो जाएगा फाइल करने के लिए। तो 1 बाय 1 आप जो है इस पर टिक करके आप उस एरर को ठीक कर सकते हैं गाइस। इसके आप देख सकते हैं यहाँ पे एडिड एटीडी डिडक्शन, इस पर आप जो है हम क्लेम ही नहीं कर रहे हैं तो नॉट क्लेमिंग या ओके नो कर सकते हैं आप, और इसको जो है सेव कर सकते हैं। और एक्सेट्रा अंदर आ रहा है उधर पेरेंट, तो यहाँ पे मैं इसको नो कर देता हूँ गाइस और इसको हम जो है सेव कर देंगे। ये पहली एरर जो है हमारी वो सॉल्व हो गई है। ओके गाइस, एरर ठीक करने के बाद आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद आप आगे प्रोसीड कर देंगे। अगेन प्रोसीड पे क्लिक करेंगे और अगेन चेक करेंगे कोई एरर आपका आ रहा है या नहीं आ रहा है। प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करेंगे, वही सेम प्रोसीजर रहेगा। अगेन प्रीव्यू, प्रोसीड टू प्रीव्यू। ओके, और नीचे जाके आप प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक कर देंगे। अगर इसके बाद भी कोई एरर एक्सेट्रा एरर क्रिएट हो रहा है तो आपको शो कर देगा। लेकिन अब हमारा कोई एरर जो है क्रिएट नहीं हो रहा है गाइस, हमने वो प्रॉब्लम जो थी 2 प्रॉब्लम थी वो सॉल्व कर दी है और ये वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया है। इसके बाद आप प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे या प्रीव्यू रिटर्न दोबारा आप देखना चाहते हैं या कोई डाउनलोड अपना जेसन जो है डाउनलोड करके आप रखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके इसको सेव कर सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, एक एरर आपको दोबारा क्रिएट हो रहा है, ये ऑलरेडी हमने सबमिट करा हुआ था। ओके, तो इस चक्कर में ये ऐसा क्रिएट हो रहा है। तो ये मैं आपको केवल बताने के लिए कि आईटीआर 1 कैसे फाइल करी जाती है, इसको फाइल करने का सही तरीका क्या होता है, तो इसलिए मैंने आपको ये वीडियो बनाई है ताकि आपको इजीली आप जो है आईटीआर 1 फाइल करना सीख सकेंगे।
तो गाइस लेकिन आज मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि आगे का फीचर भी क्या रहता है। जैसे कि आप देख सकते थे मैंने एक पहले ही प्रोसीड टू वेरिफिकेशन कर दिया था। यहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने अवेलेबल आएगा कि आप अभी ई वेरीफाई करवाना चाहते हैं या ई वेरीफाई लेटर को बाद में वेरीफाई करवाना चाहते हैं। ITR सबमिट जब करते हैं आपको तो उसको वेरीफाइड भी करवाना होता है कि आपने ही फाइल करी है। ओके गाइस, तो आपके पास 3 मेथड अवेलेबल रहते हैं, ई वेरीफाई नाउ, ई वेरीफाई लेटर। बहुत सारे लोग जो है लेटर पे क्लिक करके इसको कंटिन्यू करके छोड़ देते हैं और 30 दिन के अंदर जो है वेरीफाई करवाना होता है। वेरीफाई आप आधार ओटीपी के थ्रू या नेट बैंकिंग के थ्रू एक्स्ट्रा आप करवा सकते हैं। डिफरेंट मेथड्स आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ई वेरीफाई करने के लिए अवेलेबल करवा रखे हैं, तो आप वहाँ से आप जो है देख के फीड कर सकते हैं अपने जो भी आपके अकॉर्डिंग जो आपका बेस्ट फीचर रहेगा उसको आप इनेबल करके सेलेक्ट करके आप उसे जो है ई वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, लेकिन अगर आप ई वेरीफाई लेटर करते हैं XYZ रीजन की वजह से तो उसको 30 दिन के अंदर आप ई वेरीफाई जरूर कर लें। बहुत लोग भूल जाते हैं और डिफेक्टेड ITR उनकी जो है फाइल होती है और बाद में उनको दिक्कत आ जाती है, तो वो ITR कंप्लीटली फाइल नहीं रहती ई वेरीफाई लेटर के केस में के अंदर। ओके, और आपका रिफंड भी डिले हो जाता है। तो ई वेरीफाई नाउ पे क्लिक करेंगे और आपके पास ऐसा आप अगर आधार OTP के थ्रू फाइल करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू, तो यहाँ पे OTP सेलेक्ट करके आप उसके आगे प्रोसीड कर देंगे और यहाँ पे फाइल करने के बाद कुछ ऐसा यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाइड रिटर्न आपका अवेलेबल रहेगा। इसका मतलब आपने गाइस वेरीफाई कर दिया है अपने रिटर्न को। तो वेरीफाई करने के और भी तरीके गाइस, जैसे कि 30 दिन के अंदर आपको जो है अपनी ई वेरीफाई के जो आपने प्रीव्यू फॉर्म किया था या आपका जो रिसीट था, एक्नॉलेजमेंट रिसीट, उसको डाउनलोड करने के बाद उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मेन ब्रांच वहाँ भिजवाना होता है, फोल्डर करना होता है, या आप जिस मेथड के थ्रू भिजवाना चाहते हैं भिजवा दीजिए तो आपका ई वेरीफाई हो जाएगा। ओके, तो ये मेथड था टोटल कैसे ITR 1 फाइल करी जाती है। मैंने कंप्लीटली बताने की कोशिश करी है कि कैसे ITR 1 आपको फाइल करना है, किस सब सेक्शन के अंदर, किस सेक्शन के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन आपको फीड करनी है, किस स्टेप के अंदर क्या दिखाना है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी गाइस। इसके बाद भी कोई आपका डाउट बच जाता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, या डिस्क्रिप्शन के लिंक के अंदर, डिस्क्रिप्शन में हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक अवेलेबल है, हमें आप चाहे तो वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। वहाँ से आप प्रोफेशनल की सर्विस ले सकते हैं, प्रोफेशनल से गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं कि आपको कैसे अपनी ITR फाइल करनी है इजीली। अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट आता है तो हमसे अपनी हमारी टीम से ITR अपनी फाइल करवा सकते हैं गाइस मिनिमम कॉस्ट के अंदर। तो 31 जुलाई से पहले आप अपनी ITR जरूर फाइल कर लें ताकि आपको जो है फ्यूचर में कोई भी डिसएडवांटेज ना सहना पड़े। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो के लास्ट में स्टार्टिंग में बताया था कि आपको एक प्रो टिप दूंगा कि कैसे आप अपना जो टैक्स है वो देख सकते हैं कि न्यू टैक्स रजीमी के अंदर या ओल्ड टैक्स रजीमी के अंदर आपको कम बनता है और अपने जो रिफंड को वो मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो आप कैसे देखेंगे गाइस? तो यही टिप था कि आपका जो है कैसे आपको चेक करना है। तो ये चेक करने के लिए आपको सबसे पहले आ जाना है गाइस अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे, और यहाँ पे आप जो है मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ। यहाँ पे लॉग आउट करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक ऑप्शन इनेबल रहेगा इनकम टैक्स कैलकुलेटर का। ये इनकम टैक्स कैलकुलेटर बहुत ही बेनिफिशियल फीचर जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने प्रोवाइड करवाया है। यहाँ पे आप अपना रिफंड देख सकते हैं किसके अंदर रिफंड आपका ज़्यादा आ रहा है, ओके, या ओल्ड टैक्स रजीमी के अंदर आपको कम टैक्स पे करना पड़ेगा या न्यू टैक्स रजीमी के अंदर। तो यहाँ पे बेसिक कैलकुलेटर पे क्लिक करके इंडिविजुअल इस असेसमेंट ईयर के लिए फाइल कर रहे हैं आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे 23-24 जो कि फाइनेंशियल ईयर 22 होता है। अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे, बाकी अपने टोटल इनकम सेलेक्ट करेंगे, टोटल इनकम आपके पूरे साल की कितनी है। ओके, इसी मैंने यहाँ पे 8 लाख डोज दिखा दिया है। तो यहाँ पे मुझे टैक्स कैलकुलेट करके यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप कोई डिडक्शन भी लेना चाहते हैं, मान लीजिए 150 1,50,000 तक की डिडक्शन है हमारी, तो ये अमाउंट मैंने यहाँ पे फीड कर दिया है। तो यहाँ पे आप मुझे टोटल दिखा दिया कि हमारी जो है टोटल एनुअल इनकम 8 लाख है, डिडक्शन 150 है 1,50,000। तो यहाँ पे जो टैक्स अमाउंट हमें ओल्ड टैक्स रजीबी के अंदर पे करना पड़ेगा वो 44,200 है, और जो हमें न्यू टैक्स रजीबी के अंदर पे करना होगा वो 46,800 है। अगर आपकी कोई डिडक्शन नहीं है, आपकी प्योर इनकम है, तो आपको जो है ओल्ड टैक्स रजीबी के अंदर 75,400 पे करना होगा, न्यू टैक्स रजीबी के अंदर 46,800। तो न्यू टैक्स रजीबी के अंदर फाइल करेंगे 7 लाख तक इनकम एग्जाम्प्ट है, उस तक आपको कोई टैक्स पे नहीं करना। तो यहाँ पे आपको जो है 30,000 का मोटा मोटा प्रॉफिट दिख जाएगा। ओके, तो ये आपका प्रो टिप था आज की इस वीडियो में। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हुई है, टिप भी आपको अच्छी लगी हुई है, कैसे अपने टैक्स को आप बचा सकते हैं, पेमेंट को बचा सकते हैं। ओके, तो गाइस हम ऐसी GST इनकम टैक्स टैली के ऊपर वीडियोस बनाते रहते हैं। फ्यूचर में आप चाहते हैं कि वीडियोस आपको मिलती रहे, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। ठीक, इसी के साथ मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय दोस्तों।